नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे 11th ऑफ जून के एडिटोरियल सेशन की। तो सबसे पहले आप आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर और भी बहुत सारे लिंक्स हैं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, FB पेज पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, PDF मिलती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इस ऐप को डाउनलोड क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ही सारे पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं। साथ ही इस ऐप पर आपको कुछ फ्री वीडियोस भी अवेलेबल होंगे जल्द ही, तो आप इसको आज और अभी डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो इस सेशन को आप कंप्लीट देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि 5-10 मिनट के सेशन से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। बहुत सारी नई चीज़ें मिलती रहेंगी और डेली चूँकि मैं अपडेट तो करता ही रहता हूँ चीज़ों को, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आज आपको नई देखने को मिलने वाली हैं। तो आज के एडिटोरियल का टाइटल है लुक बैक इन रिलीफ। क्या कहना चाहता है? लुक बैक इन रिलीफ का मतलब है, लुक का मतलब देखना, बैक का मतलब पीछे। ठीक है, लुक बैक का मतलब आप कह सकते हो एक प्रकार से रेट्रोस्पेक्ट। क्या कह सकते हो इसको? आप इसे नाम दे सकते हैं रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पास्ट की चीजों को देखना। ठीक है ना? तो ये लुक बैक इन रिलीफ, इन रिलीफ का मतलब चूंकि अब तो आप थोड़े रिलीफ में हैं। अभी तो माइग्रेंट वर्कर्स जो प्रवासी मजदूर थे उनको आपने घरों तक पहुंचा दिया है। अब उनमें से कुछ चूंकि अनलॉक का फेज फर्स्ट चल रहा है, अनलॉक भी अब स्टार्ट कर दिया है फेज को, तो उनमें से काफ़ी सारे लोग अब जहां पर थे वहां पर काम करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, या अपने नेटिव प्लेसेस पर लौट कर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ऐसे कंडीशन में यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो भी मतलब गवर्नमेंट ने किया, उसको रेट्रोस्पेक्शन है, उसको फिर से देखने की बात है। तो बाकी पूरा मुद्दा क्या है वो आपको इस एडिटोरियल को पढ़ने से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल समझें इस टाइटल का मतलब क्या है। लुक बैक मतलब पास्ट में देखना, रेट्रोस्पेक्ट करना, इन रिलीफ का मतलब जब आप आराम की स्थिति में हैं। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है। देखिए रेट्रोस्पेक्ट है, वैसे एक इंट्रोस्पेक्ट भी होता है। ठीक है ना? जैसे जैसे आगे आएंगे बात करेंगे हम। तो यहाँ पर जो भी रेड कलर में है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। जो आपको दे रखा है ब्लू कलर में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। नीचे आपको नोट डालकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहले बता दूं मैं आपको कि जो भी हमने हाईलाइट किया हुआ है उनका मीनिंग क्या है। इंटर स्टेट को हाईलाइट किया है, तो आप पेन नोटबुक लेकर बैठे होंगे, आप नोट कर सकते हैं इस बात को। दो चीज़ें होती है, एक तो होता है इंटर स्टेट और एक होता है इंट्रा स्टेट। एक तो इंटर स्टेट होता है और एक इंट्रा स्टेट होता है। अगर इंटर स्टेट है इसका मतलब तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, ठीक है ना, अलग अलग राज्यों के बीच की बात हो तो हम बात करते हैं इंटर स्टेट की। इंट्रा स्टेट है इसका मतलब एक ही राज्य के भीतर, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ सिंगल स्टेट, ऐसी कंडीशन को बोलेंगे इंट्रा स्टेट। तो थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा। इंटर स्टेट का मतलब राज्यों के बीच, ये है एक ही राज्य के भीतर। ठीक है, माइंड स्टेइंग को मैंने हाईलाइट किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि माइंड के साथ में आप जब वर्ब लगाते हो तो उसे हम रखते हैं ING फॉर्म में। ठीक है ना? जब भी माइंड के साथ में आप वर्ब प्लेस करोगे तो उसे ING फॉर्म में रखेंगे। और जो नोट डालकर ये चीज़ें दे रखी हैं आपको, ये सब उसी का मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं कि इन वर्ब्स के साथ में आप ING लगाएंगे। देखिए कौन कौन सी वर्ब्स हैं। अवॉइड के साथ, कैंट हेल्प के साथ, ये टी नहीं है, हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं। कैंट हेल्प, डिनाई, डिसलाइक, एंजॉय, कीप, माइंड, रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब रोक पाने को बोलते हैं, वर्थ, स्टार्ट, स्टॉप, रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक, हेट, रिस्क, एंटिसिपेट, रिग्रेट। इन सब के साथ में जब वर्ब आप लगाते हो तो जेरेंड के फॉर्म में लिखते हैं, ING फॉर्म में लिखते हैं। याद रखना मैंने वही शब्द यहाँ पे शामिल किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो ये जेरेंड लेते हैं। जेरेंड का मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो लिख सकते हैं आप, V0 के साथ में ING को हम जेरेंड बोलते हैं। तो इस स्लाइड में, फर्स्ट स्लाइड में हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेंगी, बाकी सब्जेक्ट हैं और उनको देखकर हमें वर्ब निकालनी है। चलिए करते हैं स्टार्ट। कहना चाह रहा है द वर्स्ट में बी ओवर फॉर द कंट्रीज इंटर स्टेट वर्कर्स। द वर्स्ट क्या होता है? बैड की डिग्री सुपरलेटिव है, बैड की डिग्री कंपैरेटिव बनती है वर्स और सुपरलेटिव बनती है वर्स्ट। तो कह रहा है कि सबसे बदतर जो दौर है, सबसे बुरा जो दौर है, मे बी ओवर। मे किसके लिए आता है? संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। तो सबसे बुरा दौर है, हो सकता है कि उसका अंत हो गया हो।
ठीक है ना, सबसे बुरे दौर का हो सकता है कि अंत हो गया हो। फॉर द कंट्रीज इंटरस्टेट वर्कर्स, किन के लिए फॉर लगा के बोल रहा है कि देश के जो इंटरस्टेट वर्कर्स हैं, जो अलग अलग राज्यों के जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए तो सबसे बुरा दौर जो हो सकता है कि उसका देश के इंटरस्टेट वर्कर्स के लिए एंड हो गया हो। ये सब्जेक्ट था, तो यहां पे आपको मे बी, ये आपको वर्ब दे रखी है। बी मॉडल के साथ में हम बेस फॉर्म लगाते हैं तो बी का प्रयोग है। बेस फॉर्म या V0 में उसको बोलता हूं जिसके साथ में आप ING लगा सकते हैं, जिससे क्रिया की शुरुआत होती है, जिसके बाद में ही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की हम बातें स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, छोटा सा सेंटेंस है, मैनी हैव रिटर्न होम। तो यहां पे कह रहा है कि अनेक हैं, मतलब मैनी किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है वर्कर्स के लिए। तो अनेकों जो है रिटर्न्ड होम, घर लौट चुके हैं। हैव रिटर्न्ड है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, घर लौट चुके हैं अनेकों लोग। अब एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि होम से पहले जनरली हमें किसी प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब भी वर्ब का प्रयोग किया गया हो, और खास करके कौन सी वर्ब्स, अगर गो दे रखा हो, अगर कम दे रखा हो, टेक दे रखा हो, रिटर्न दे रखा हो, या फिर आपको रीच दे रखा हो, तो ऐसे कंडीशन में होम से पहले प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो आप ये ना करें कि मैनी हैव रिटर्न टू होम कर दोगे तो यहाँ पे एरर हो जाएगी, कॉमन एरर का प्रश्न बन जाएगा। तो अनेकों जो है वो घर लौट चुके हैं। आगे कह रहा है, अब ये मैनी था सब्जेक्ट और हैव यहाँ पे वर्ब है, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म रिटर्न है। मोर मे बी अकोमोडेटेड इन श्रमिक ट्रेन्स शेड्यूल्ड टू रन एंड सम it appears do not mind staying where they are for work now that the unlock phase has begun in many parts of the country। अगला वाक्य, more मतलब इनसे भी ज्यादा, may be accommodated हो सकता है, may मतलब पॉसिबिलिटी है, ये पैसिव बनाया गया है इसलिए मॉडल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा कंपेयर करिएगा इस स्थिति को इस कंडीशन से, है ना। ये वाला पैसिव नहीं है क्योंकि आगे देखो कोई वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है। ये वाला मैं पैसिव बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि यहाँ पे मे के साथ में पहले बी है और बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो बी के साथ में थर्ड फॉर्म के सभी कंडीशंस को किस में शामिल करते हैं, पैसिव वॉइस में। तो मोर मे बी अकोमोडेटेड, अकोमोडेट के कई मतलब होते हैं। अकोमोडेट, अकोमोडेशन बनता है, आवास को बोलते हैं। अकोमोडेट का मतलब आप किसी को कोई स्थान देते हो तो मतलब उसको बोल सकते हैं। अगर किसी को स्वीकार करते हो तो उसको भी अकोमोडेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अनेकों तो लौट चुके हैं अपने घर, और उनसे भी ज्यादा मे बी अकोमोडेटेड उनको हो सकता है कि श्रमिक ट्रेन्स के द्वारा। अकोमोडेट का मतलब ये भी होता है कि जो आप चाहते हैं वो काम कर दिया जाना, उसको भी अकोमोडेट बोलते हैं। तो अनेकों ऐसे भी हैं, इनसे भी ज्यादा वो लोग भी हैं कि हो सकता है कि उनको श्रमिक ट्रेन्स, एक विशेष ट्रेन सरकार ने चलाई, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, ताकि मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। तो उनको श्रमिक ट्रेन के माध्यम से अकोमोडेट किया जा सकता है, उनको मतलब पहुंचाया जा सकता है अपने घरों में। और श्रमिक ट्रेन कौन सी, जो शेड्यूल्ड टू रन, क्या समझते हो, रन का मतलब संचालित होना, चलना, और शेड्यूल्ड का मतलब उसका टाइम टेबल बन चुका है, इसको शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। उन ट्रेन्स का टाइम टेबल सेट कर दिया गया है कि वो संचालित होंगी, तो उन श्रमिक ट्रेन्स के माध्यम से अनेकों लोगों को यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है। और कुछ, एंड सम, फिर सब्जेक्ट आ गया सम, जैसे मोर था तो मे बी वर्ब थी, फिर सम है तो यहाँ पे आपको डू नॉट वर्ब दे रखी है, इट है तो यहाँ अपीयर्स दे रखा है, सम के साथ प्लूरल तो डू नॉट, इट के साथ सिंगुलर तो अपीयर्स, और कुछ जो है अब इट अपीयर्स बीच में लगाया इसने, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा लगता है। और कुछ के लिए ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को कोई मतलब यहाँ पे माइंड नहीं करेंगे। वो माइंड करने का मतलब क्या है कि उनको इस चीज से कह सकते हो कि कोई आपत्ति नहीं होगी। तो कुछ लोगों को आपत्ति नहीं होगी किस चीज में, स्टेइंग, रुकने में, ठहरने में, वेयर दे आर, जहां वे हैं, वेयर यहाँ प्लेस के लिए आ रहा है, तो जहां पर भी वो अभी हैं उनको अभी कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। दे आर फॉर वर्क, काम करने के लिए जहां पर भी वो हैं, दे के साथ में देखो आर लग रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। नाउ दैट द अनलॉक फेज हैज बिगन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अब जबकि अनलॉक फेज जो है, अनलॉक फेज का मतलब जैसे लॉकडाउन था तो लॉकडाउन का अब दूसरा दो रूप चल रहा है अनलॉक, अब लॉकडाउन को खोलने की बात हम कर रहे हैं। तो अनलॉक का जो दौर है वो अब स्टार्ट हो चुका है, ये बी स्मॉल में आएगा, ये स्टार्ट हो चुका है, बिगन हो चुका है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अनेकों हिस्सों में। मैनी के साथ में नाउन प्लूरल ही लगती है, याद रखिएगा। तो क्या बोलना चाह रहा है कि जहां पर वो हैं उनको आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अब जो है अनलॉक फेज प्रारंभ हो चुका है देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में, अनेकों हिस्सों में।
तो यहां एक बात हमने क्या की है कि भी सबसे बुरा दौर हो सकता है कि खत्म हो गया हो, अनेकों लोग तो घर लौट चुके हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको श्रमिक ट्रेन से घर पहुंचा दिया जाएगा, और कुछ ऐसा भी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जहां पर वो हैं वो अब वहां पर उनको परेशानी नहीं होगी। कारण क्या है कि अनलॉक फेज तो प्रारंभ हो चुका है, अब अनलॉक फेज प्रारंभ हो चुका तो काम तो करना ही है, तो जब अनलॉक ही हो गया तो काम उनको मिल जाएगा, ठीक है। और देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में, अनेकों हिस्सों में अनलॉक फेज प्रारंभ हो चुका है। तो ये तो इस स्लाइड पे था, ठीक है। जो बच्चे यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं जरूर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये सुरक्षित रहे। पेड यूजर्स को इसका पीडीएफ मिल जाता है तो उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी आपको स्क्रीनशॉट लेने की, ठीक है। आगे की बात करते हैं। देखो अगले स्लाइड पे यहां हम क्या बातें करेंगे। इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, एक तो बिसाइड्स की चर्चा हमें करनी है, तो याद रखो दो चीजों को हम डिस्कस करते हैं यहां पे, एक तो बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। ये दोनों ही प्रेपोजिशन है। बिसाइड जो शब्द है इसका मतलब तो होगा नियर, नजदीक को बोलते हैं बिसाइड, जबकि बिसाइड्स है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब के अतिरिक्त। बिसाइड का मतलब के नजदीक है और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त। इस प्रकार से इसको आपको लेना है, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका क्या है कि इस स्पेलिंग में इसके अतिरिक्त क्या है, तो इसके अतिरिक्त यहाँ पे एस है, तो ये के अतिरिक्त है, ये एडिशनल पार्ट जोड़ा गया है, ऐसे याद रखिएगा। इम्पोज का मतलब थोपना होता है, और इम्पोज के कुछ सिनोनिम्स अगर आप लें जो बार बार में सामने आएंगे और जो एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। एक तो देखिए इसमें आप शामिल कर सकते हो किसको, फोइस्ट को, FOIST। एक इन्फोर्स कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक प्रकार से ये है थोपना। एक क्लैंप डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारे इम्पोज के सिनोनिम होंगे। पहले हम बात कर रहे हैं कि स्लाइड में हमें मिलेगा क्या एक्स्ट्रा, क्योंकि हम इस चैनल पर इसीलिए हैं क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखना है। न्यूज़पेपर के साथ साथ हमें ग्रामर सीखनी है, हमें वोकैबुलरी सीखनी है, हमें सीखना है ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है। और चूंकि जब ये प्रोसेस हम अपने आप को ढालते हैं तो हम करंट अफेयर्स के संपर्क में भी आते हैं, हमारा करंट अफेयर्स भी अपडेट रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, हैज फिक्स्ड अ 15-day डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑल ऑफ देम बैक होम बिसाइड्स आस्किंग गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री टू ड्रॉप क्रिमिनल केसेज अगेंस्ट देम फॉर वायलेटिंग द लॉकडाउन सिंस इट वॉज इम्पोज्ड एट शॉर्ट नोटिस ऑन March 25। ये सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए वर्ब दे रखी है आपको हैज। सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दिया हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या फिक्स कर दी है, 15 दिन की समय सीमा, डेडलाइन तो समय सीमा, तो 15 दिन की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी है। किसके लिए, फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑल ऑफ देम बैक होम। प्रोसेस किसका है, कंप्लीशन का, पूर्ण करने का। पूर्ण किसको करना है, पूरा करना है प्रोसेस को। प्रोसेस किस चीज का है, प्रोसेस है उन सभी को। ये ऑल ऑफ देम किसके लिए आ रहा है, ये वर्कर्स के लिए जो अभी घर नहीं लौट पाए हैं, या फिर मान लीजिए जहां पे वर्क प्लेस है वहीं पर बने हुए हैं, तो उन सभी का ये प्रोसेस कंप्लीट करने की बात है। ऑल ऑफ देम, उन सभी को ट्रांसपोर्ट करने का प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब जहां पे वो फिलहाल है वहां से उनको पिक किया जाएगा और जहां पर वो हैं उनको वहां ड्रॉप किया जाएगा, वहां उनको छोड़ कर आया जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्ट के लिए एक वर्ड होता है फेरी, FERRY, उसको यूज कर सकते हो आप। बैक होम, घर वापस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की समय सीमा तय की है कि आप प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए। कंप्लीट क्या प्रोसेस करना है कि उन सभी मजदूरों को वापस घर छोड़कर आइए। आगे कह रहा है बिसाइड्स आस्किंग गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री टू ड्रॉप क्रिमिनल केसेज अगेंस्ट देम। इसके मतलब बिसाइड्स, ये बात जो दे रखी है ना ऊपर वाली, वो इस चीज के अतिरिक्त है। एक बात पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने की है, क्या की है, बिसाइड्स आस्किंग गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस का मतलब होता है संपूर्ण, तो यहाँ पे संपूर्ण देश में जो सरकारें हैं, सरकारें कैसे, राज्य सरकारों की बात है, राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, गुजरात की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, बिहार की सरकार, इसलिए गवर्नमेंट्स है। आस्क जब लगता है इंपेरेटिव सेंटेंस में तो वहां पे कंजंक्शन लगता है टू, तो यहां देखो आस्क और टू, और इस आस्क का मतलब पूछना नहीं है, ये कहना है। तो इसमें एक बात पहले ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने की है कि देश की सरकारों को कहा है टू ड्रॉप क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम,
कि उनके खिलाफ जो भी आपराधिक मामले हैं, आपराधिक केसेस आपने दायर कर रखे हैं, उन सबको ड्रॉप करो, उन सबको हटा लो। फॉर वायलेटिंग, अब किस लिए दायर किए गए थे? फॉर वायलेटिंग, वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं इसको फ्लाउट करना। वायलेट को एक प्रकार से कह सकते हैं क्या? फ्लाउट करना। फ्लाउट का डिसओबे करना होता है ना, डिसओबे करना भी, कोई भी रूल है उसका आपको पालन करना चाहिए, लेकिन अगर आप डिसओबे करते हैं, फ्लाउट करते हैं, इसका मतलब आप उसको वायलेट करते हैं, तोड़ते हैं। तो यहां पे किस लिए उन पर मामले दर्ज किए गए थे? लॉकडाउन का वायलेशन करने के लिए, लॉकडाउन का उल्लंघन उन्होंने किया था। सिंस इट वॉज इम्पोज्ड, जब से इसको इम्पोज किया गया था। किसको इम्पोज किया गया था? लॉकडाउन को। जब लॉकडाउन को लगाया गया था, थोपा गया था, एट शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस पर, मतलब जो नोटिस दिया गया था कि भाई अभी परसों से लॉकडाउन लग जाएगा, कल से लॉकडाउन लग, शॉर्ट नोटिस हो गया, या इससे पहले ये होता 15 दिन का टाइम दिया जाता, अपने अपने घरों को लौट जाते, इतनी मुसीबतें नहीं आती, ये लेखक कहना चाह रहा है। ऑन मार्च 25, ये डेट लिखने का तरीका देख लीजिए, पहले मंथ आता है फिर डेट आती है, और ऑन का प्रयोग इसलिए है क्योंकि डेट है, अगर डेट ना होती, केवल मंथ होता, तो यहाँ पे ऑन ना आके इनका प्रयोग हम कर लेते। आवश्यकता होने पर सिंस भी लग सकता है ऐसी कंडीशन में। ऑन मार्च 25, सिंस मार्च 25 भी हो सकता है। अगर इस बात से, यहां से अभी तक की प्रोसेस की बात हम करते हैं कि 25 मार्च से स्टार्ट होकर अब तक का, तो हम बात करते हैं सिंस की। बात समझ में आ गई स्लाइड के अंदर? तो हमने क्या जाना है? इंपोज के सिनोनिम्स देखे हैं और वायलेट का सिनोनिम देखा है, बिसाइड्स में डिफरेंस क्या है ये हमने बात करी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है परस्यूइंग द लॉकडाउन वायलेशन। तो देखो इस स्लाइड में आपको एक ही चीज देखनी है, ओट टू। पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो 3 चीजें होती हैं, 3 मॉडल्स हैं। ओट टू होता है एक बात और याद रखना कि आप लोग ये पढ़ते हैं कि ओट टू पूरा प्रेपोजिशन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इसमें ओट ही प्रेपोजिशन है, टू इसमें लगता है, इसको इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है ना। ओट टू नहीं होता, केवल ओट ही होता है, एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसके साथ में टू लगता है, ठीक है। बाकी सब में V0 लगता है, यहाँ पे 2 + V0 लगता है। इसके अलावा शुड है, मैंने केवल ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि आपको इस तरीके से समझें, इसको एक ना देखें, इसको एक ही शब्द नहीं है, शुड है और मस्ट है। इन तीनों ही शब्दों का मतलब होता है चाहिए। अलग अलग कंडीशंस हैं। जो शुड के प्रयोग होते हैं वहां पर ओट टू लगा सकते हैं आप। जिन जिन स्थानों पर शुड का प्रयोग होता है सजेशन, एडवाइस के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए, वहां पे ओट टू भी लग सकता है। लेकिन ओट टू का एक स्पेसिफिक प्रयोग, मतलब ओट टू का प्रयोग जो है एक ही विशेष कंडीशन में मतलब होता है, जो शुड का प्रयोग भी है, हालांकि मोरल एजुकेशन के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए, ठीक है ना, इसके लिए प्रयोग होता है। हालांकि यहाँ पे शुड का प्रयोग भी हो सकता है। जब आपके एग्जाम में प्रश्न आता है इसका, और मान लो दोनों चॉइस दे रखी है ओट टू और शुड, फिर आपको यहाँ पे पिक करना होगा ओट टू को। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वैसे दोनों सेम है। अगर किसी भी बुक में आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो दोनों सेम आपको मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आ गया और आपको चॉइसेस दे रखी हैं, ओट टू भी है और शुड भी है, सेम ही सेंटेंस में, तो फिर ऐसे कंडीशन में आप ओट टू को पिक करें, क्योंकि इसका प्रयोग स्पेसिफिक है, मोरल ड्यूटी या मोरल एजुकेशन के लिए होता है, नैतिक शिक्षा के लिए होता है। तो ये था ओट टू के बारे में। चलिए बात करते हैं इस स्लाइड में क्या बातें कर रखी है। सब्जेक्ट है परस्यूइंग। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, फॉलो करना, चेज करना। तो परस्यूइंग द लॉकडाउन वायलेशन चार्ज, वुड हैव बीन लगता है कहीं पर, तो ये कंडीशनल सेंटेंस बनाता है। इसका मतलब होगा कि भाई ऐसा होता, अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन है आपकी कि ऐसा कर दिया होता तो ऐसा हो जाता, तो उसके लिए वुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे परस्यूइंग द लॉकडाउन वायलेशन चार्ज, लॉकडाउन को उल्लंघन करने के लिए जो आरोप लगाए गए हैं, वायलेशन चार्ज जो लगाए गए हैं, उनको परस्यू करना। अब यहां जो परस्यू है वो सब्जेक्ट बन चुका है। जब कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन जाती है, जितने भी बच्चे नए हैं जरूर से नोट करें इस बात को, जब भी आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन जाती हैं उसे आप क्या कहते हैं? जेरेंड बोलते हैं। तो ये परस्यूइंग जो है वो जेरेंड हो गया, ठीक है। तो परस्यूइंग द लॉकडाउन वायलेशन चार्ज वुड हैव बीन एन एक्सरसाइज इन ट्रिवियलिटी। ट्रिवियलिटी का मतलब तुच्छता, इनसिग्निफिकेंस कह सकते हैं, है ना, कोई इस चीज का महत्व नहीं है, मतलब लैक ऑफ सिग्निफिकेंस है, लैक ऑफ इंपॉर्टेंस है। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है इस चीज के चलते। व्हेन कन्फ्रंटेड विद, नोट कर सकते हैं, जो बच्चे यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं जरूर से नोट करें। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विद, इस चीज के चलते, जब सामना इस चीज से होगा। किसकी बात मैं कर रहा हूं? इस फ्रेज की। फ्रेज क्या है? इन द फेस ऑफ,
इन द फेस ऑफ का मतलब है व्हेन कन्फ्रंटेड विद, ठीक है, व्हेन कन्फ्रंटेड विद लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका मतलब डेस्पाइट भी होता है वैसे तो, के बावजूद, लेकिन फिलहाल इसका मीनिंग के बावजूद नहीं है, यहां तो है किस चीज के चलते। ट्रिवियलिटी का मतलब क्या बताया, ट्रिवियल से बना है, ट्रिवियल का महत्वहीन होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, अनइम्पोर्टेंट होता है, तो ये यहाँ पे है लैक ऑफ इंपॉर्टेंस, लैक ऑफ सिग्निफिकेंस। तो परस्यूइंग द लॉकडाउन वायलेशन चार्ज वुड हैव बीन एन एक्सरसाइज, तो देखो टुकड़ों में तोड़कर चलते हैं, ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, और इसकी वर्ब जो है वो आपको आगे दे रखी है वुड हैव बीन। तो ये कह रहा है परस्यू करना, इस चीज को अगर आप करते, इस चीज को आप फॉलो करते, तो ये एक एक्सरसाइज होती, ये एक काम होता। इन ट्रिवियलिटी, काम ऐसा, एक्सरसाइज ऐसी जिसका कोई महत्व नहीं था। अब ये किसकी बात कर रहा है, किसको फॉलो करना था, अगर आपने लॉकडाउन वायलेशन के चार्जेस को फॉलो किया होता, यदि अब भी आप लॉकडाउन का उल्लंघन करने के चार्जेस या कोर्ट में इन पर अभियोग चलाते या इन पे आरोपों को कंटिन्यू करते, तो ये ऐसा होता कि आपकी एक एक्सरसाइज साबित होती ऐसी जो ट्रिवियलिटी की हो, जो मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इन द फेस ऑफ द डेस्परेशन एंड डिस्पेयर दिस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फेस्ड, किसके चलते, डेस्परेशन का मतलब होता है बेचैनी कह सकते हो, रेस्टलेसनेस कह सकते हो। इफ यू आर डेस्परेट इट मीन्स यू वांट समथिंग एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आप वो चीज चाहते हैं, आप सारे प्रयास लगाते हैं, यू पुट ऑल योर एफर्ट्स इनटू दैट, और वो कहलाती है डेस्परेशन। एक बार निराशा ही है ना, निराशा की हालत में जब आप सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो कोई चीज प्राप्ति के लिए, उसको डेस्परेशन बोलते हैं। डिस्पेयर का मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है, डिस्पेयर का मतलब निराशा होती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो इन द फेस ऑफ डिस्पेरेशन एंड डिस्पेयर दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये सब्जेक्ट बन गया। वो कौन सा सेक्शन बता रहे हैं, जनसंख्या का ये सेक्शन, तो मजदूर तबके की बात है। फेस्ड मतलब इसने सामना किया था, तो इस चीज को देखते हुए कि भाई बहुत निराशा का इन्होंने सामना किया था, जनसंख्या का जो तबका है इसने बहुत निराशा का सामना किया था। तो अगर आप अब भी इन पर यह आरोप लगाते कि इन्होंने लॉकडाउन को वायलेट किया है, तो ये तो आप एक ऐसा काम करते, इसका कोई महत्व था ही नहीं। ये तो ठीक रहा कि आपने आरोप हटाने के लिए बोल दिया, अगर आप नहीं बोलते तो फिर तो आपकी फजीहत ही होती, आपकी बेइज्जती इसमें थी कि एक तबका जिसने बहुत कष्ट सहन किए, वो और कुछ करता भी क्या, उनके हाथों में और था भी क्या, अपने घरों को लौटना था उनको किसी भी तरीके से, भले ही आप अलाउ करें या नहीं करें। तो अब अगर आप चार्जेस लगाते तो ये महत्वहीन बात होती। आगे देखो, notwithstanding lingering criticism that the Supreme Court's intervention on its motion may have come too late, there ought to be a sense of relief over the improvement in their situation. Notwithstanding का मतलब होता है के बावजूद। ये तीनों को आप एक ही बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, notwithstanding, इसके अलावा despite, और इसके अलावा इन स्पाइट ऑफ, इनको आप एक ही बॉक्स में क्लोज कर लें। इन तीनों का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या है, के बावजूद। तो कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग लिंगरिंग क्रिटिसिज्म, लिंगरिंग का मतलब काफी लंबे समय से चली आ रहा, और क्रिटिसिज्म आलोचना होती है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है। तो लंबे समय से चली आ रही आलोचना के बावजूद, आलोचना किस चीज की है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। इंटरवेंशन बनता है इंटरवीन से, किससे बनता है, इंटरवीन से, INTERVENE, इससे बनता है इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, ठीक है। तो कह रहा है दैट द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन ऑन इट्स मोशन, ऑन इट्स मोशन का मतलब होता है खुद की एक इंस्पिरेशन से, किसी बाहरी सोर्स की इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है। सुयो मोटो बोलते हैं इसको, SUOMOTU, सुयो मोटो का मतलब हो गया अपने आप से, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप अपने आप से, मे हैव कम टू लेट, हो सकता है कि ये लेट आया हो, मे प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये एक मॉडल का पास्ट फॉर्म करने का तरीका है। किसी भी मॉडल के साथ में आप हैव लगा दें, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दें, तो वो आपका उसका पास्ट बन जाएगा। जैसे कुड हैव है, शुड हैव है, मस्ट हैव है, वुड हैव है, मे हैव है, माइट हैव है, ये सब के सब पास्ट फॉर्म बना दिए। मे हैव कम टू लेट, इसको टू पढ़ते हैं, ठू नहीं पढ़ते, थे नहीं पढ़ते, टू पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊ की मात्रा को लंबा खींचा जाता है। इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, या फिर एक जो एक
एक कह सकते हो, एक आपने एक मार्क ले रखा हो, एक बना रखा हो चिन्ह की भी इससे ज़्यादा नहीं तो उससे भी अधिक, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सेस कह सकते हो, ठीक है ना। तो कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग लिंगरिंग क्रिटिसिज्म दैट द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन ऑन इट्स मोशन मे हैव कम टू लेट। तो सुप्रीम कोर्ट की इस बात की आलोचना हो ही रही थी काफी लंबे समय से कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से जो हस्तक्षेप किया है, हो सकता है कि बहुत देरी से किया हो, ठीक है ना। इस चीज के बावजूद भी कि देरी से इंटरवेंशन किया हो, देरी से इस चीज़ के बीच में सुप्रीम कोर्ट बीच बचाव के लिए आया हो, थोड़ा सा मजदूरों के लिए हक की बातें की हो, देयर ought टू बी अ सेंस ऑफ रिलीफ। यहाँ एक सेंस ऑफ रिलीफ होना चाहिए, ought टू बी अ सेंस ऑफ रिलीफ। ये जो ought टू बी आ गया तो पहले वर्ब आनी ही थी, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था कि देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, तो पहले वर्ब उसके बाद में सब्जेक्ट। तो एक यहाँ पे सेंस ऑफ रिलीफ होना चाहिए, एक प्रकार की आपको रिलीफ मिलनी चाहिए, आपको राहत मिलनी चाहिए। किस चीज को लेकर? ओवर द इंप्रूवमेंट इन देयर सिचुएशन। किस चीज को लेकर? उनके सिचुएशन में इंप्रूवमेंट को लेकर कि उनकी सिचुएशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। किनके सिचुएशन में? मजदूरों की स्थिति में, उनके हालातों में थोड़ा परिवर्तन आया है, इंप्रूवमेंट आया है। इस चीज को लेकर रिलीफ भी होना चाहिए। इस चीज को लेकर आप थोड़े से, आप जो रेस्टलेसनेस आपकी थी, बेचैनी आपकी थी, उसको आप छोड़ सकते हैं फिलहाल, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इस स्लाइड में अभी बात करनी है एज मैनी एज की। देखो मैनी और एज मैनी एज में डिफरेंस क्या है? एज मैनी एज और मैनी भी तो लगा सकते हैं, लेकिन मैनी तब लगाते हैं जब आपको पता नहीं होता संख्या कितनी है। एज मैनी एज तब लगाते हैं जब या तो आपको सरप्राइज है बहुत बड़ी संख्या को देखकर। तो यहां पे संख्या देखो 57.22 लाख, 57.22 लाख की बात है। तो ये आप जब इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो खुद ही आपको लगेगा इतनी बड़ी संख्या है, तो ये आश्चर्य व्यक्त करने के लिए आता है। दूसरा, अगर संख्या दे रखी हो कि इसके बराबर, इस अमाउंट या इस संख्या के बराबर, तो यहां संख्या दे रखी है, वहां पे एज मैनी एज ही आ सकता है। अगर यहां संख्या नहीं होती तो मैनी भी लगा सकते थे, मैनी माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये डिफरेंस होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो एक तो एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं और एक किसी भी अमाउंट या किसी भी नंबर के इक्वल करने के लिए यूज करते हैं। गो बाई का मतलब होता है के अनुसार चलना, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो गोइंग बाई ऑफिशियल क्लेम्स बाय द सेंटर, एज मैनी एज 57.22 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैव रिटर्न टू देयर होम। तो कह रहा है कि ऑफिशियल क्लेम्स जो भी हैं, ऑफिशियल दावे जो भी हैं, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, केंद्र सरकार के द्वारा जो ऑफिशियल दावे किए गए हैं, देखो ऑफिशियल दावे किसने किए हैं? केंद्र सरकार ने। उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 57.22 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घरों को लौट चुके हैं, होम टाउन्स को लौट चुके हैं, फ्रॉम द स्टेट्स, उन राज्यों से, इन विच दे हैव बीन अर्निंग अ लिविंग, उन राज्यों से जहां पर वो एक आजीविका कमा रहे हैं, ठीक है, काफी लंबे समय से अपने आजीविका यापन कर रहे हैं, जहां कामकाज उनका है, उन राज्यों से लौट चुके हैं। 57.22 लाख माइग्रेंट वर्कर्स सब्जेक्ट है, तो ये हैव है, दे सब्जेक्ट है, तो आगे हैव है। ये बातें हैं। और आप अगर पूछें कि अभी तो आपने बताया था कि सर होम के पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, अभी ये टू कैसे आ गया? तो इसका कारण है देयर, पजेसिव एडजेक्टिव। जब पजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है होम से पहले तो आप यहां आवश्यकता अनुसार पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर भी प्रेपोजिशन का प्रयोग कर भी सकते हैं। तो यहाँ टू का प्रयोग है, ये डिफरेंस है। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा जो आंकड़े यहाँ पे दावे किए गए हैं, ऑफिशियल क्लेम्स हैं, कितने लोगों को घर पहुँचाया जा चुका है उन स्टेट्स से, जिन स्टेट्स में वो आजीविका यापन कर रहे हैं, ये दावे हैं। फिर कह रहा है गिवन द स्केल ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड मिजरी, millions of them found themselves in over the last 2 months, the idea that both authorities and the courts are making an effort to ameliorate their living conditions in an undoubted source of comfort and relief। सेंटेंस लंबा है लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, सेंटेंस कितना भी लंबा हो चीज़ें वही हैं, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, एडवर्ब होगा। पहली बात तो गिवन को हाईलाइट किया हुआ है, तो गिवन होता है देखते हुए, कंसिडरिंग, ये एक प्रेपोजिशन है, ये काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। गिवन एक प्रेपोजिशन के रूप में काम आता है, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग। गिवन का मतलब क्या है? कंसीडरिंग। एक बात तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा अनप्रेसिडेंटेड दे रखा है आपको, ये तो एक चीज़। दूसरा है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। अनप्रेसिडेंटेड से मतलब है अभूतपूर्व, दैट हैज़ नॉट हैपन्ड अर्लियर, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ है
उसे हम कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, दैट हैज़ नॉट हैपेंड अर्लियर। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ यहाँ अमेलियोरेट दे रखा है। अमेलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, इन्हांस करना, बूस्ट करना। ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ इसके नीचे। अमेलियोरेट का मतलब है इम्प्रूव करना, सुधार करना, इन्हांस करना या बूस्ट करना या रीवैम्प करना। एक प्रकार से सुधार ही है, गुणवत्ता में सुधार करने को जनरली बोलते हैं। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, ये याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और हम बात करें, देखो, गिवन द स्केल, स्केल का मतलब स्तर। अनप्रेसिडेंटेड मिजरी है तो मिजरी नाउन है, कष्ट को बोलेंगे अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व। तो ये जो अभूतपूर्व कष्ट है ना, उसके स्तर को देखते हुए, उसके स्केल को देखते हुए, मिलियंस ऑफ देम, उनमें से लाखों, फाउंड देमसेल्स, उन्होंने अपने आप को पाया। देमसेल्स किसके लिए है? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, मतलब यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं? बात मिलियंस की कर रहे हैं, तो मिलियंस के लिए दे ही तो यूज करेंगे। तो मिलियंस ऑफ देम फाउंड देमसेल्स, जो लाखों लोग हैं उन्होंने अपने आप को पाया। इन ओवर द लास्ट 2 months, ओवर द लास्ट 2 months मतलब 2 महीनों से अधिक समय में। तो ये किस में पाया है? कष्ट में। तो कह रहा है गिवन द स्केल ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड मिजरी, मिलियंस ऑफ देम फाउंड देमसेल्स इन ओवर द लास्ट 2 months। तो पिछले 2 महीनों से अधिक समय में उन लोगों ने जिस अभूतपूर्व कष्ट में अपने आप को पाया, उसका स्तर देखते हुए, द आइडिया दैट द बोथ ऑथोरिटीज एंड द कोर्ट्स, अब ये द आइडिया सब्जेक्ट है, इसका मैंने आइडिया भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है ये। अब आइडिया की वर्ब कौन सी है वो हम देखेंगे, और अथॉरिटीज एंड कोर्ट्स की वर्ब तो यहीं पर है, ये आर इसी को देखकर है। तो जो आइडिया है कि दोनों कौन कौन से, एक तो अधिकारी लोग और कोर्ट्स, एक तो अथॉरिटीज और कोर्ट्स, न्यायालय, आर मेकिंग एन एफर्ट, वो प्रयास कर रहे हैं। किस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं? टू एमेलियोरेट देयर लिविंग कंडीशंस, उनके जीवन स्तर को सुधारने का। इज, अब ये इज इस आइडिया को देखकर है, ये विचार जो है इज एन अनडाउटेड सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड रिलीफ, ये बेशक एक स्रोत है, एक सोर्स है कंफर्ट और रिलीफ का, उनको आराम प्रदान कराने वाला है, राहत देने वाला एक डिसीजन है। तो कह रहा है कि मिलियंस जो मजदूर हैं उन्होंने जिस अभूतपूर्व कष्ट में अपने आप को पाया है 2 महीनों से अधिक समय में, इसके स्तर को देखते हुए जो एक आइडिया दिया गया है, वो आइडिया क्या है? वो बेशक एक सोर्स है कंफर्ट और रिलीफ का। आइडिया क्या है कि दोनों अथॉरिटीज, बोथ के साथ में एंड लगता है, याद रखना, तो ये एंड लग रहा है। दोनों अथॉरिटीज और कोर्ट्स जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने का, लिविंग कंडीशंस को एमिलियोरेट करने का। देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ये किसको देखकर है? ये अथॉरिटीज और कोर्ट्स के लिए नहीं है, ये मजदूरों के लिए है, क्योंकि ये तो काम कर रहे हैं और इनका जीवन कंडीशन सुधारनी है। तो कौन की सुधारनी है? जो मिलियंस ऑफ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी बात कर रहा है। आ जाइए नेक्स्ट पर। अब यहां पे आपको देखना है सोट। सोट जो होता है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म लोगे तो बनेगी सीक, SEE सीक। सेकंड फॉर्म लोगे तो बनेगी सॉट, और थर्ड फॉर्म लोगे तो बनेगी सॉट। सीक, सॉट, सॉट। इसका मतलब चाहना, तलाश करना, प्रयास करना। नोट कर सकते हैं, चाहना भी होता है, तलाशना भी होता है, एफर्ट्स पुट करना भी होता है, प्रयास करना भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वास्टनेस, भव्यता, विशालता। ठीक है, इसको इनॉमिटी भी बोल सकते हैं, इनॉमिटी, या फिर ह्यूजनेस, विशालता। ठीक है, साइज को, शेप को भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड, आकार, बहुत बड़ा आकार जो है। वॉट यहां पे सब्जेक्ट बन रहा है। वॉट स्टैंड्स आउट, स्टैंड आउट का मतलब होता है विशिष्ट होना, स्टैंड आउट का मतलब होता है सबसे अलग होना, नोटिसेबल होना। स्टैंड आउट का मतलब क्या करोगे? नोटिसेबल होना, जो दिख रही है साफ साफ। तो कह रहा है कि वॉट स्टैंड्स आउट इन द रेस्पॉन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू द क्राइसिस। तो यूनियन गवर्नमेंट का जो एक रेस्पॉन्स है इस क्राइसिस को लेकर, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने किस तरीके से इस आपदा को मतलब टैकल किया है। अब इस चीज में क्या चीज स्टैंड आउट करती है? क्या वो चीज है जो सबसे अलग है, नोटिसेबल है, दिखता है? ये थोड़ा सा दूर मिलेगा इसका आंसर आपको, लेकिन समझिए। व्हाट स्टैंड्स आउट इन द रेस्पॉन्स, तो ये जो रेस्पॉन्स रहा, कैसी वो चीज कौन सी है जो नजर आती है, जो नोटिसेबल है? किस में? उस रेस्पॉन्स में। रेस्पॉन्स किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स किसके प्रति? इस क्राइसिस को लेकर। एंड टू द मीरियड वॉइसेज, मीरियड का मतलब होता है काउंटलेस, अनगिनत। ठीक है, काउंटलेस, अनगिनत। तो मीरियड
मिरियड वॉइसेस मतलब अनगिनत आवाजें, दैट रेज्ड वो आवाजें, अब ये दैट इसके लिए आ रहा है, जो कि उठाई गई हैं, जिसने उठाया है, कंसर्न चिंता, किसको लेकर, ओवर द ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब्यूलेशन का मतलब सफरिंग, ट्रिब्यूलेशन का मतलब सफरिंग, पीड़ा या कष्ट। ये हम रिवीजन में काफ़ी बार देख चुके हैं, इसको पैंग भी कह सकते हैं आप, ट्रबल भी कह सकते हैं। जो रिवीजन हम करते हैं, कॉलम ए और बी को मैच करना सीखते हैं, वहां पर ये वर्ड हमने डिस्कस किया है। ओवर द ट्रिब्यूलेशंस ऑफ सच अ लार्ज सेक्शन, इस प्रकार के इतने बड़े तबके की पीड़ाएं, ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों का सेक्शन है। इज द फेरोसिटी, ये जो है, अब देखो यहां आ रहा है, क्या चीज है जो स्टैंड आउट करती है, वो चीज ये है, वो है फेरोसिटी। अब यहां देखो इज लग रहा है, वो इस पूरे क्लोज के लिए लग रहा है, वोट वाले क्लोज के लिए, वोट वाले उपवाक्य के लिए लग रहा है, वो है क्रूरता, फेरोसिटी क्रूरता। एंड बुल हेडेडनेस, जिद कह सकते हो, अड़ियलपन कह सकते हो। विद विच, जिसके साथ, इट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, जिसके साथ यूनियन गवर्नमेंट ने सोट प्रयास किया, चाहा, टू डिनाई द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सफरिंग, कि किस प्रकार के बड़ा उनका, कितना बड़ी उनकी सफरिंग थी, कितनी बड़ा उनका कष्ट था, वो अपने जिद और क्रूरता, अड़ियलपन के कारण वो देखना ही नहीं चाहा, ये कहना चाह रहा है। रिपीट करता हूं कि यहां यूनियन गवर्नमेंट का इस क्राइसिस को लेकर जो भी रेस्पॉन्स रहा, और रेस्पॉन्स रहा उन अनगिनत आवाज़ों को लेकर, वो आवाज़ें जिन्होंने चिंता जाहिर की है नागरिकों के इस बड़े तबके की पीड़ाओं को लेकर, तो क्या वो चीज़ है जो सबसे अलग दिखती है, वो चीज़ है केंद्र सरकार का अड़ियलपन, उसकी क्रूरता, जिसके साथ इसने इनकार कर दिया, देखना ही नहीं चाहा कि इनकी इतनी बड़ी पीड़ा है, मानने को तैयार ही नहीं हुई, ये चीज़ सबसे अलग नज़र आती है। ठीक है, आगे देखो, यहां रिडीम और स्टेचर। रिडीम का मतलब होता है टू गेट बैक, नोट कर सकते हैं, रिडीम का मतलब है टू गेट बैक। आप अगर किसी शोरूम में जाते हैं कपड़े खरीदने, शूज़ खरीदने, तो अगर ब्रांडेड शोरूम है तो वहाँ पे आप रिडीम कर सकते हैं अपने पॉइंट्स, जो आपने खरीदारी पहले की है, तो वहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसको रिडीम करते हैं, तो मतलब वो आप या तो कैश में कन्वर्ट करना होता है इसको, या फिर गेट बैक होता है। स्टेचर का मतलब कद कह सकते हो, पोजीशन कह सकते हो, पोजीशन, जो आपकी पोजीशन है, जो आपकी प्रेस्टीज है, उसके लिए यूज़ करते हैं स्टेचर। चेस्टंड, इसको चेस्टंड पढ़ेंगे, चेस्टंड नहीं पढ़ेंगे। चेस्टंड का मतलब होता है फटकारना, डांटना, फटकारना। तो चेस्टंड बाय ओपन क्रिटिसिज्म फ्रॉम फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी न्यायपालिका, एज वेल एज मेजर मैनी सीनियर लॉयर्स एंड jurists. The top court has sought to redeem its stature by a series of directions, as well as by indicating its willingness to go into all pending issues. सब्जेक्ट इसका यही है, सर्वोच्च न्यायालय ने हैज सोट, इसने चाहा है, इसने तलाशा है। अब पीछे का जो रह गया है हम बात करेंगे, पहले ये देखो कि टॉप कोर्ट ने यहां पे प्रयास किया है किस चीज का, टू गेट बैक इट्स स्टेचर, टू गेट बैक इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को फिर से प्राप्त करने का, कि टॉप कोर्ट यहाँ पे शक के घेरे में आ गया था कि टॉप कोर्ट क्यों नहीं यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है, क्यों ये इंटरफेयर नहीं कर रहा है, सरकार इतना मतलब ज्यादती इनके साथ कर रही है, तो इनकी पीड़ा दिखती नहीं है क्या, तो उसको लेकर कहा गया है कि टॉप कोर्ट ने प्रयास किया है अपने पोजीशन को फिर से प्राप्त करने का, अपनी जो प्रेस्टीज है उसको फिर से बनाने का। कैसे किया है, बाय ए सीरीज ऑफ डायरेक्शंस, एक बहुत बड़ी श्रृंखला जारी करी है इसने अपने निर्देशों की, काफी सारे निर्देश दिए हैं। एज वेल एज, साथ ही में क्या, बाई इंडिकेटिंग इट्स विलिंगनेस, अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए, विलिंगनेस इच्छा होती है, इट्स यहाँ टॉप कोर्ट के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इंडिकेटिंग का मतलब संकेत देते हुए, अपनी जो यहाँ पे विलिंगनेस है, इच्छा, उसका संकेत देते हुए, टू गो इनटू ऑल पेंडिंग इश्यूज, और इच्छा क्या है कि जितने भी पेंडिंग केसेज हैं, जितने भी बाकी जो पेंडिंग इश्यूज हैं, जितने भी बकाया मुद्दे हैं, उन सब की जांच ये करेगा। गो इनटू का मतलब है अंदर जाना, अंदर जाकर कोर्ट करेगा क्या, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट, उसको जांचेगा, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, टॉप कोर्ट ने यहाँ पे अपने पोजीशन को वापस प्राप्त करने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं, साथ ही में यहाँ अपनी इच्छा भी जाहिर की है, संकेत दिया है, इच्छा यहाँ बताई है कि वो चाहता है, कोर्ट चाहता है कि जितने भी पेंडिंग इश्यूज है उन सब की जांच करे। ऊपर क्या दे रखा था, ये क्यों किया कोर्ट ने, कारण था कि यहाँ कुछ फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी, उच्च न्यायपालिका के कुछ भूतपूर्व सदस्य और अनेकों वरिष्ठ वकील और जुरिस्ट का मतलब हो गया है, आप कह सकते हो जो भी ये जो न्याय विद हैं उसको बोल सकते हैं, जजेस को बोल सकते हैं। ठीक है, जूरी होता है ना, जूरी के जो सदस्य हैं उसको जूरिस्ट बोल सकते हैं आप। तो कह रहा है कि भाई
भूतपूर्व जो सदस्य हैं हायर जुडिशरी के, इधर दे रखा है सीनियर लॉयर्स और जूरिस्ट हैं, उनके द्वारा फटकार मिलने के बाद, उनके द्वारा डांटे जाने के बाद यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, पोजीशन फिर से प्राप्त करने का प्रयास किया। कैसे किया वो तरीके बताए थे, समझ में आ गया। आगे देखो, इसमें आपको बताना है मेड यहां पे दे रखा है। मेड यहां कौन सी वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब के रूप का मतलब ये है, मैं सीधा सिंपल भाषा में बात करूं, ज़्यादा साहित्यिक बातें नहीं करेंगे हम यहाँ पे। कॉजेटिव वर्ब का मतलब ये है यहाँ पे कि ये कारण बनता है किसी और वर्ब के होने का। मतलब इसको और सीधा समझाऊं तो मेक के बाद में एक और क्रिया आ जाए तो वो सीधा V0 फॉर्म में आती है। मेक के बाद में एक और वर्ब आ जाए तो वो सीधा V0, ना तो टू लगता है, ना एस और एस आता है, ना ING आता है, ना सेकंड फॉर्म आती है, ना थर्ड फॉर्म आती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइल का प्रयोग है जो V0 है। एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स, अब ये इट्स उस सर्वोच्च न्यायालय के लिए ही है, टॉप कोर्ट के लिए है। तो टॉप कोर्ट ने अपने प्रयासों, जो प्रयास किए हैं ना, उसके पार्ट के रूप में, एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट, जो भी उसके प्रयास हैं कि फिर से अपनी इज्जत बनाना चाहता है, तो उसके एक पार्ट के रूप में इट मेड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स फाइल कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट्स ऑन द एक्शन दे हैड टेकन टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ द वर्कर्स। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर, टू मेक समथिंग ईजियर, किसी भी चीज को आसान कर देने को बोलते हैं फैसिलिटेट। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एंटायर, संपूर्ण, कंप्लीट, टोटल, इन टोटो, ये सब होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव के सिनोनिम। एफिडेविट शपथ पत्र होते ही हैं। तो अब इस जो प्रयास की बात कर रहा है ना, इसने टॉप कोर्ट ने बहुत सारे प्रयास किए और उसके एक हिस्से के रूप में एक प्रयास बताया कि इसने सारे स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि भाई आप संपूर्ण स्तर की एफिडेविट्स दायर करो, है ना, संपूर्ण स्तर की, कॉम्प्रिहेंसिव, समग्र, कोई चीज छोड़नी नहीं है, एफिडेविट्स शपथ पत्र यहाँ पे दायर करो, फाइल करो, ये कहा। तो मेड का मतलब करवाया है इससे काम, मेड मतलब कोज बना है, काम करवाने का कोज बना है। तो ये काम करवाया कि भाई आप संपूर्ण स्तर पे, कंप्लीट स्तर पर एफिडेविट्स को यहाँ पे दायर करो। ऑन द एक्शन, किस चीज को लेकर, उन एक्शन को लेकर, दे हैड टेकन टू फैसिलिटेट, वो एक्शन जो कि यहाँ राज्य सरकारों ने लिए थे। दे यहाँ पे राज्य सरकारों के लिए है, दे सब्जेक्ट है, हैड टेकन वर्ब है, जो राज्य सरकारों ने लिए थे किसके लिए, फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स के रिटर्न को आसान करने के लिए कि आपने कौन से काम किए जिनसे इन मजदूरों की वापसी आसान हो। प्रोवाइड दैम विद इमीडिएट रिलीफ, प्रोवाइड की कहानी समझिएगा, प्रोवाइड के बाद में आपको प्रेपोजिशन क्या लगाना है वो देखो, यहां समझ में आ जाएगा आपको। अगर यहां समथिंग होता, इसको ऐसे समझो, प्रोवाइड समथिंग, फिर होता है टू समबडी, समबडी का मतलब व्यक्ति है, समथिंग का मतलब वस्तु है। अगर मैं इसको पहले व्यक्ति रख देता हूं, प्रोवाइड समबडी, फिर आगे आएगा विद समथिंग। अगर पहले व्यक्ति है फिर वस्तु है तो वहां विद लगेगा। और यही बात देखो इसमें है, डैम यहां पे समबडी है, डैम यहां पे क्या है, समबडी है, ये समबडी है, तो ये क्या हो गया, समथिंग, इमीडिएट रिलीफ, वस्तु। तो फिर इसके लिए यहां पे देखो विद आ रहा है, सही है। आ रही बात समझ में, ये प्रदान करना है कि उन्होंने क्या किया, कैसे, मतलब उन्होंने आसान किया उनके रिटर्न को। प्रोवाइड देम विद इमीडिएट रिलीफ, कैसे, क्या उन्होंने काम किया उनको तुरंत राहत देने के लिए। एंड द अरेंजमेंट्स, और क्या व्यवस्थाएं उन्होंने की थी, मेड फॉर फूड, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, फॉर देम, उनके लिए, ड्यूरिंग ट्रेन जर्नीज, उनकी यात्रा के दौरान, उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान। तो अपने जो एफर्ट्स इसने किए कोर्ट ने, उसका एक पार्ट यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ कोर्ट ने सारी स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि आप सभी संपूर्ण स्तर पे एफिडेविट दायर करो उन काम को लेकर, उस एक्शन को लेकर जो आपने यहाँ पे लिया था, वर्कर्स के रिटर्न को आसान करने के लिए, उनको इमीडिएट रिलीफ प्रदान करने के लिए, और पानी और भोजन की व्यवस्था करने के लिए उनकी ट्रेन जर्नीज के दौरान। आगे देखो, आगे कह रहा है, अब यहां पे आपको जो डिस्कस करना है वो एक तो नोट द लिस्ट और एक डील विद। नोट द लिस्ट तो यहां पे कह सकते हो एक फ्रेज है और यहां एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया गया है। नोट द लिस्ट का मतलब कह सकते हो ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और डील विद जो है उसके लिए बता दूं मैं आपको कि डील अपने साथ दो प्रेपोजिशन लेता है।
डील इन भी लेता है और डील विद भी लेता है। बस इतना सा याद रखें कि डील इन तब आएगा जब आप व्यापार की बात करोगे, ट्रेड की बात करोगे, और विद तब आएगा जब आप किसी चीज़ को टैकल करने की बात करोगे, हैंडल करने की बात करोगे। तो इट हैज़ फर्दर आस्क्ड द स्टेट्स, ये इट है वो किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे राज्यों से कहा है, ठीक है ना। आस्क यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है, टू यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में वैसे आ रहा है। स्पेल आउट दे रखा है, स्पेल आउट का मतलब है समझाना, एक्सप्लेन करना, ठीक है, समझाना। तो इसने आगे फर्दर है, तो फर्दर के साथ साथ आपको फार्दर भी पता होना चाहिए, ये कहानी भी पता होनी चाहिए, फर्दर वर्सेस फार्दर, ये काफ़ी बार बताया है मैंने आपको। फर्दर जो होता है वो आगे की बात करते हैं, फार्दर जो होता है वो दूरी की बात करते हैं। फार्दर दूरी के लिए आता है, फर्दर आगे के लिए आता है। तो आगे इसने मतलब जो पहले किया काम वो डिस्कस कर लिया हमने। अब आगे इसने क्या किया है, आगे राज्यों से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपनी प्लान जो है, आपकी जो योजना है उसको समझाओ। योजना किसकी, फॉर रजिस्टरिंग ऑल द वर्कर्स। योजना किसकी, कि सारे के सारे जो आपके वर्कर्स हैं, सारे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको रजिस्टर करने के संदर्भ में क्या प्लानिंग है आपकी। देयर स्किल्स, उनकी कुशलताएं। देयर एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहाँ वो रोजगार कर लेते हैं, कहाँ उनका एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। एंड द डिफरेंट वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, और अलग अलग जो भी कल्याण योजनाएं हैं, जो भी रोजगार की स्कीम्स हैं, मेंट फॉर देम, जो उनके लिए ही बनी हैं, उनके बारे में बताओ। तो इसने आगे स्टेट से कहा कि आप अपनी योजनाएं बताओ, किस चीज़ की, कैसे आप रजिस्टर करोगे वर्कर्स को, कैसे उनकी स्किल्स को काम में लोगे, किन क्षेत्रों में रोजगार दोगे। अलग अलग जो आपकी स्कीम्स है रोजगार संबंधी या कल्याण की स्कीम जो उनके लिए बनी है, उनका हमारे को ब्यौरा दो। फिर कह रहा है सेवरल प्रॉब्लम्स रिमेन, सेवरल प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, अनेकों प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या है, रिमेन, बची हुई हैं, नॉट द लीस्ट ऑफ देम, उनमें सबसे बड़ी समस्या, नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात, बीइंग द लैप्सेज ऑन द पार्ट ऑफ, लैप्सेज का मतलब भूल चूक त्रुटि, वो है भूल, ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज की तरफ से जो भूल हुई है, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, इन डीलिंग विद द क्राइसिस, किस चीज को लेकर, इस क्राइसिस को डील करने में। सबसे बड़ी भूल क्या है, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, अनेकों प्रॉब्लम्स तो हैं अभी भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि अधिकारियों की तरफ से जो भूल हुई है पूरे देश में इस क्राइसिस को डील करने के दौरान। लैप्सेस का मतलब भूल है, ऑन द पार्ट ऑफ काफी बार आता है, ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब इनके कारण, गलती किसकी है, वहां पे ऑन द बिहाफ ऑफ नहीं आता, ऑन द पार्ट ऑफ आता है। एसएससी में एक प्रश्न आया था, ठीक है ना, तो ऑन द पार्ट ऑफ द रेलवेज ऐसा दे रखा था, क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक इज अ पनिशेबल ऑफेंस ऑन द पार्ट ऑफ, ऐसा कुछ दे रखा था, आपको देखना वो सेंटेंस एसएससी में पूछा गया था, वहां पे ऑन द पार्ट ऑफ आएगा, ऑन द बिहाफ ऑफ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, द इनएडिक्वेसी, अब यहां तो सब्जेक्ट ही है, इनएडिक्वेसी सब्जेक्ट है, पॉजिटिव सब्जेक्ट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, डेस्टिनेशन सब्जेक्ट, डरो मत, ये सारे सब्जेक्ट मिलकर ही वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, वर्ग का प्रयोग इन चारों को देखकर है। इनएडिक्वेसी का मतलब होता है अपर्याप्तता, फैसिलिटीज का सुविधाएं, तो सुविधाएं किसकी, रजिस्टरिंग एंड आइडेंटिफाइंग दोज, रजिस्टर करने की, आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानने की, चूंकि फोर प्रेपोजिशन है इसलिए यहां पे आईएनजी लगा। एंड के पहले जब आईएनजी लग चुका है तो एंड के बाद भी मजबूरी है आईएनजी लगाएं। दोज हु विज्ड, ये याद रखना कॉम्बिनेशन, कि दोज आता है हु से पहले, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, तभी आता है जब आगे वर्ब दे रखी होती है। ये कॉम्बिनेशन आप याद रखेंगे। एग्जाम में क्या होगा, यहां पे दे देकर प्रश्न पूछेंगे आपको, वो गलत हो जाएगा। तो जो इनएडिक्वेसी है, जो अपर्याप्तता है सुविधाओं की, सुविधाएं किसकी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की, उन लोगों को रजिस्टर करने की जिन्होंने यहाँ पे इच्छा जताई टू ट्रैवल एंड ट्रैवल, यात्रा करने की इच्छा जताई, उनको रजिस्टर कैसे करें, उनको मतलब पहचाने कैसे, उन सुविधाओं का अभाव था, ठीक है। एंड द पॉसिटी, पॉसिटी मतलब कमी होना, स्कासिटी होना, कमी थी, टाइमली इंफॉर्मेशन, समय पर सूचनाएं नहीं मिली, उसकी कमी थी। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और सही ढंग से प्रभावी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई, रिलेटिंग टू द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, किसको लेकर, ट्रेन्स के मूवमेंट से संबंधित, रिलेटिंग टू का मतलब संबंधित, रिलेटिंग में टू ही लगता है, ठीक है। एंड देयर डेस्टिनेशन, और वो कहाँ पे जाएंगे, उनकी डेस्टिनेशन क्या है, उनकी मंजिल क्या है, वर अदर इश्यूज, ये बाकी के मुद्दे थे। तो ये मुद्दे कौन कौन से गिनाए, एक तो क्या था, इनके पास सुविधा ही नहीं थी कि आप उनका नाम दर्ज कर लो कि कौन कौन जाना चाहते हैं, उनका आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये पता नहीं था इनको। दूसरा, इंफॉर्मेशन टाइमली नहीं दी गई, ये दूसरी बात थी। तीसरा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाया ट्रेन्स के मूवमेंट से संबंधित, और चौथी बात थी उनका डेस्टिनेशन था। ये सब चार इश्यूज और मुद्दों में गिनाए हैं, ये और मुद्दे थे।
आगे देखो, ओवरऑल कुल मिलाकर द कोड्स बिलेटेड इंटरवेंशन। बिलेटेड तो पता ही है आपको, आप एफबी पर लिखते हो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, इसका मतलब आपने वो बिल्कुल ठीक टाइम पर ठीक दिन नहीं किया, आप 1-2 दिन लेट अगर विश करते हो उसको बोलते बिलेटेड। तो यहाँ पे देरी हो गई इसमें, तो ये एडजेक्टिव है बिलेटेड, और यहाँ जो इंटरवेंशन है वो नाउन है, ये हस्तक्षेप होता ही है। तो कह रहा है कि कुल मिलाकर जो कोर्ट का देरी से किया गया हस्तक्षेप है, हैज ओकेजन्ड, ओकेजन्ड यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब है कोज, कारण बनना, ट्रिगर करना, ठीक है, लीड टू, रिजल्ट इन, जो हमने कल डिस्कस किया था वो सारे हैं। ओकेजन अवसर भी होता है, नाउन अगर हो, ओकेजन वर्ब अगर हो तो कारण बनना होता है। तो कुल मिलाकर कोर्ट का जो देरी से हस्तक्षेप आया है, इसने ये कारण बना है किस चीज का, अ मूवमेंट ऑफ मच नीडेड इंट्रोस्पेक्शन, मूवमेंट क्षण, मच नीडेड इंट्रोस्पेक्शन का मतलब, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्मनिरीक्षण। ये जो वर्ड आता है स्पेक यहाँ पे SPEC, इसका मतलब विजन ही होता है, देखना होता है। स्पेक्टेकल में, रेट्रोस्पेक्शन में, इंट्रोस्पेक्शन में, इंस्पेक्शन में, इन सब में आता है निरीक्षण करना, जांचना, देखना, देखना होता है वैसे इसका मूल शब्द। फिर कह रहा कुल मिलाकर कोर्ट का जो ये देरी से हस्तक्षेप आया है, ये कारण बना है किस चीज का, अ मूवमेंट, एक ऐसे क्षण का, एक ऐसा क्षण इसने पैदा किया है, ऑफ मच नीडेड इंट्रोस्पेक्शन, जो बहुत जरूरी आत्मनिरीक्षण था, वो उसका पल दिया है कि हम कम से कम झांक कर देखें हमने सही किया था क्या। फॉर एवरीवन कंसर्न्ड, हर उस व्यक्ति के लिए जो भी इस मामले से संबंधित था, ऑन देयर रेस्पॉन्सेज, किस चीज को लेकर कि कैसे उन्होंने इन मजदूरों की पीड़ाओं के प्रति रेस्पॉन्स दिया, कैसे प्रतिक्रियाएं दी, कैसे उन्होंने स्टेप्स लिए, एटीट्यूड्स एंड शॉर्टकमिंग्स, क्या उनका नजरिया था और उनकी क्या कमियां रह गई, ये हम पहचाने। तो ये सब चीजों का यहाँ पे अवसर किसने दिया है, कोर्ट के हस्तक्षेप से ये अवसर मिला है। तो ये आपका एडिटोरियल हुआ और इसमें कोर्ट को यहाँ पे प्रशंसा की गई है, कोर्ट के कामकाज की लेखक के द्वारा। तो लॉडेटरी इसका टोन हो सकता है, ठीक है ना, LAUDATORY, लॉडेटरी मतलब प्रशंसनात्मक। तो ये यहाँ पे लॉडेटरी टोन कोर्ट का यहाँ प्रशंसा लेखक ने की है। अब हम बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन में देखो, इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब प्रेरित करना होता है, इंड्यूस का मतलब प्रेरित करना, नोट करते चलेंगे। वैसे ये सब आपको आने चाहिए क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इन सब चीज़ों को। कि किन का मतलब होता है प्रभावी होना, मतलब आप कह सकते हो कि कोई चीज़ का सामने आना। ग्रिम का मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही उदास है, दुखी है ना, बहुत ही तन्हा है, निराश है, उसको ग्रिम। डायर का मतलब होता है बहुत ही भयानक कह सकते हो, ठीक है, टेरिबल कह सकते हो। कॉन्ट्राबैंड है, इसका मतलब होता है अवैध, गैर कानूनी। तो इंड्यूस का प्रेरित करना है तो ये प्रॉम्प्ट हुआ। किक इन, किक इन का मतलब कम इनटू इफेक्ट, सामने अल्लाह मतलब लागू हो जाना। ग्रिम का मतलब है ग्लूमी, डायर का मतलब है टेरिबल, और कॉन्ट्राबैंड का मतलब है इलिसिट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब चीज़ें हैं रिवीजन में। तो ये था हमारा सेशन, मिलते हैं कल शाम 5 बजे एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।